नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ईरान के परमाणु ठिकाने के पास हमला और अब ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर हमला। अमेरिका सीधे सीधे इस देश को तबाह बर्बाद करने पे तुला हुआ है, लेकिन ईरान के लोग झुकने को तैयार नहीं है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति की सनक का निशाना क्यूबा, यहाँ तक कि फ्रांस भी बनने वाले हैं, ऐसा उनके बयानों से साफ साफ नजर आ रहा है। आज हमने जोड़ा है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, खाड़ी देशों के एक्सपर्ट हैं और दुनिया के देशों में जो स्ट्रेटेजी जो होती है उसके एक्सपर्ट है। हमने कमर आगा साहब को जोड़ा है। कमर आगा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। आगा साहब, अब चीजें बिल्कुल साफ होती जा रही है। देखिए, जो लड़ाई शुरू हुई 28 फरवरी को और उसके बाद उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता की एक तरह से हत्या कर दी गई। अब ये देखिए कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, जब हम बात कर रहे हैं आगा साहब, थोड़ी देर पहले ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला कर दिया है। तेल फैसिलिटीज पर भी एयर स्ट्राइक हुई है और इजराइल के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं आज बड़े सरप्राइज देंगे। तो सबसे पहले, चूंकि आप पूरा वेस्ट एशिया और ईरान को आप समझते हैं, ये सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला करने का मकसद क्या है और इसका क्या असर इस लड़ाई पे पड़ने जा रहा है? देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है इस वार में। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है कि ईरान को बिल्कुल बर्बाद कर देने का और ईरान को डिसमेंटल यानी तोड़ने की वो बात करते हैं। उनकी कोशिश ये होगी कि ईरान से हजारी पॉपुलेशन को बाहर निकाल दें, यानी अजरबैजान से जोड़ दें, कुर्दिश रीजन जो है उसको इराक से जोड़ दें और फिर उसके अलावा जो बलोच रीजन है उसको पाकिस्तान से जोड़ दें, और ताकि ईरान कब एक छोटा सा देश बीच में बचे और वो 50 साल तक खड़े न होने पाए। ये उनका ऑब्जेक्टिव है, वो ये चाहते हैं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव थोड़ा फर्क है। अमेरिका ये चाहता है कि ये रिजीम बनी रहे, इसमें जो हार्ड लाइनर है उनको हटा दिया जाए ताकि मॉडरेट जो है ये जिनको वो लिबरल कहते हैं वो सत्ता में आ जाएं और उन अमेरिका से डील संभव हो पाएगी। वो रिजीम को चाहते हैं बनी रहे। वो फिलहाल ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं मेरी नजर से आया जिसमें वो तोड़ फोड़ की बात कर रहे हों। वो चाहते हैं कि तेल पे कब्जा हो जाए। ईरान स्ट्रेटेजिकली बहुत लोकेटेड है, इसके बॉर्डर मिलते हैं एक तरफ पाकिस्तान से, पहले भारत से मिलते थे आज़ादी से पहले पाकिस्तान, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान, फिर इराक, फिर उसके अलावा टर्की, फिर सेंट्रल एशिया के कई देशों से, कॉकेशस रीजन में अजरबैजान से। तो इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ईरान गेटवे है सेंट्रल एशिया का, अमेरिकन को नजर आता है। उनकी अल्टीमेट कोशिश ये है कि प्रो अमेरिकन रिजीम जो हो, फिर उसकी मदद से वो सेंट्रल एशिया जहाँ पे तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं, ईरान में भी ये बहुत बड़े तेज गैस और गोल्ड, कॉपर और बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए वो चाहते हैं। देखिए, ये ऑयल वॉर इस वक्त चल रही है, मेरा मानना ये है। वेनेजुएला पे कब्जा इसलिए किया गया कि तेल था वहां पे, सबसे बड़ा भंडार है। दूसरे अब ईरान पे ये चाहते हैं ईरान का भी तेल मिल जाए और साथ में सेंट्रल एशिया में बाद में जहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस है उस वहाँ का भी तेल इनके पास आ जाए, ताकि फिर उसके अलावा ये ग्रीनलैंड के चक्कर में, ग्रीनलैंड में भी तेल, गैस और बहुत से मिनरल्स हैं, लिथियम और दूसरी चीजें। तो ये इनका जो बेसिक ये कहते हैं कनाडा अमेरिका का पार्ट बनना चाहिए, 51st स्टेट, वहाँ पे भी तेल गैस बहुत है। और रशिया के लिए भी ये कहते हैं रशिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कोई मुल्क नहीं होना चाहिए। रशिया के पास $75 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल गैस सब उनकी नज़र उसमें भी है। वो उसको वो फंसा हुआ है फिलहाल आगा साहब, यूक्रेन वार में। जी आगा साहब, एक बात, कल जैसे उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पर, एक तरह से न्यूक्लियर प्लांट पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया, आज उन्होंने ऊर्जा के ठिकानों पर हमला किया। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट ये बता रही है कि अमेरिका और इजराइल ने दक्षिण ईरान में साउथ पार्थ
गैस फील्ड और असालू, ये शहर की तेल और गैस सुविधाओं पर एयर स्ट्राइक की उन्होंने। और साउथ पार्क, दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस फील्ड माना जाता है। और रिपोर्ट्स के साथ हमले में गैस के साथ साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया ने भी बुशेहर क्षेत्र में गैस फैसिलिटी पर हमले की जानकारी। अब इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बड़े सरप्राइज मिलेंगे। ईरान ने इसके जवाब में सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। ये कहा जा रहा है कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने लोगों से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर के प्रमुख तेल और गैस ठिकानों से दूर रहने को कहा है। तो परमाणु ठिकानों पर अमेरिका इजराइल का हमला, फिर गैस के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का हमला। ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल अब कौन सी दिशा में लेकर जा रहे हैं? क्योंकि जब आप ऊर्जा की जरूरतों पर इस तरह से हमला करेंगे, परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे, इसका मतलब आप पूरे दुनिया की, अब मसला सिर्फ ईरान का नहीं है, पूरे दुनिया की शांति भंग करना चाहते हैं। जी, आपने तो खुद ही बता दिया। उनका पर्पस शांति भंग करना जो है, उसकी उनको कोई फिक्र नहीं है। उनका पर्पस ये है कि जितनी भी ऐसी रिजीम्स हैं जो सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं या अमेरिकन इजरायली पॉलिसी को उस क्षेत्र में अपोज करते हैं, जैसे इराक था, सीरिया था, लीबिया था, लेबनान, फिर उसके बाद सोमालिया, सूडान, इन सबको एक एक करके ये लोग वर्चुअली बर्बाद कर दिया है इन देशों को। हिस्टोरिक नेशन इराक और सीरिया जैसे 50 साल लगेगा इनको दोबारा से खड़े होने में। इसी तरह इनका प्लान ईरान को भी है कि ईरान को अगर इनका ये है कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमारे दुश्मन है, और हमारे दुश्मन है तो हम आपको, या तो हमारे साथ आइए, नहीं तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये इनकी नीति है। और ये परमाणु ठिकाने तो बहुत पहले से इजराइल के निशाने पे थे। बल्कि मैं तो यही कहूंगा, अगर ज्यादा क्षति पहुंची इजराइल को तो इजराइल हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करे, जिसकी आजकल बातचीत होने लगी है। और कितने मुल्कों पे ये अटैक कर रहे हैं आप देखिए। सीरिया को बर्बाद कर दिया इजराइल ने, अमेरिका ने और अरब देशों ने, सबने मिलके उसको बर्बाद किया। लेबनान को, बहुत सुंदर देश है, पता नहीं आप गए या नहीं, बहुत सुंदर देश है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, छोटा सा देश है, वहां पे उसको बर्बाद करे दे रहे हैं। उसके अंदर इन्हीं ने बफर जोन के नाम पे बड़ा एरिया पे कब्जा कर रहे हैं। फिर उसके अलावा सीरिया में इन्हीं ने पूरे गोलान हाइट, बहुत सुंदर एरिया है, पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। फिर इस तरीके से ग्रेटर इजराइल बना रहे हैं। जो कुछ गाजा में किया हम सब जानते हैं। अब जो कुछ गाजा में हुआ वो इजराइल जो है, अमेरिकन ये दोनों मिलके ईरान में कर रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं। ईरान का ये है, ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ईरान अब इन्हीं ने इनके तेल गैस पे उड़ाया है। अब जहां जहां हम प्रो अमेरिकन रिजीम्स हैं नेबरहुड में, पाकिस्तान, ईरान जो है उनको टारगेट बनाने की बात कर रहा है। उसने लोगों को वार्निंग दे दी है कि वो खाली करें, और उसके लिए बहुत आसान होगा इनको। लेकिन ये कि दो वजह है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये, ईरान के पास एक ही कार्ड है कि तेल की कीमत इतनी बढ़ जाए कि अमेरिकन इकनॉमी, यूरोपियन इकनॉमी क्राइसिस में आ जाए, बड़ी यानी मंदी के दौर में आ जाए, तो शायद ये वार रुक सकती है। और फिर दूसरी बात यह है कि तभी ये संभव होगा कि तेल की सप्लाई रुक जाए। तेल की सप्लाई रोकने का दो तरीका है, या तो आप गल्फ ऑफ हुर्मुज को बंद कर दें, जो वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको। ईरान को फिलहाल तो कर रखा है, अब अमेरिकन शिप्स आएंगे, उनसे लड़ो। तो बेहतर ये है कि तेल के जो ठिकाने हैं अगर वही नहीं रहेंगे, तेल ही नहीं निकल पाएगा, तो फिर सप्लाई भी नहीं हो पाएगा। और ऐसा होगा तो एक बड़ी जिस जैसा वो इनके साथ कर रहे हैं वैसे ही वो, हालांकि क्राउन प्रिंस ने अपील की है प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि वो मैक्सिमम प्रेशर यूज करें ईरान के खिलाफ इस युद्ध में। कहाँ तक कामयाबी मिलेगी नहीं समझ सकता। ईरान ने अमेरिकन जो बेसिस थे इस पूरे क्षेत्र में, सभी देशों में, काफी हद तक उनको क्षति से, खासतौर से जितने उनके बड़े जो थे लिसनिंग पोस्ट वगैरह जो थी, उन सबको, खासतौर से राडार्स वगैरह, इन सबको ईरान ने काफी क्षति पहुंचा दी है। और दूसरी जगहों पे भी
इन्हीं ने जहां जहां इनके बेसिस हैं और जहां जहां अमेरिका के इंटरेस्ट हैं तेल से जुड़े हुए या तेल गैस या एयरपोर्ट्स बेसेस, इन सब को वो ईरान निशाना लगातार बना रहा है। दुबई मुझे नहीं लगता कि अब संभल पाएगा, बहुत समय तक, बहुत समय लगेगा दुबई को संभलने में दोबारा से, जिस तरह से अटैक हो, जिस तरीके से टारगेट बना है ईरान का और कुछ जगहों पे दूसरे देशों ने। कमल नागर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये पश्चिमी देशों की एक आदत रही है। अगर हम दुनिया के प्राचीन सभ्यताओं की बात करें, भारत दुनिया की प्राचीन सभ्यता, चाइना दुनिया की प्राचीन सभ्यता, ईरान दुनिया की प्राचीन सभ्यता और मिस्र दुनिया की प्राचीन सभ्यता। और भारत पाकिस्तान को किस तरह से बांटा गया, आपने कहा पाकिस्तान से सीमा लगती है, अगर वो विभाजन ना होता तो ईरान के साथ भारत की सीमा लगती और हम जमीनी मतलब लैंड से हम लोग सीधे यूरोप से कनेक्ट हो सकते थे वाया ईरान और बाकी रशिया से होती हुई। अब अगर ईरान को इतने टुकड़ों में बांटने की योजना इजराइल की है और अमेरिका में राष्ट्रपति के करीबी अधिकारी ने खुलासा कर दिया कि भैया इजराइल के कहने पे, इजराइल के प्रभाव में अमेरिका ने हमला किया, ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किस हद तक जाएगा और उसका असर दुनिया पे क्या पड़ेगा? और अगर ईरान टुकड़ों में बट गया तो उसका असर क्या पड़ेगा? टुकड़ों में बट गया तो फिर तो पूरा क्षेत्र जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि ये यूरोपियन या अमेरिकन चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, इसलिए कि अजरबैजान बहुत शक्तिशाली देश बन जाएगा उनके लिए, और वो ईरान से मिलने की बात करेंगे। अजरबैजान में शिया पॉपुलेशन है, वो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही रिप्रेसिव है, और वो नहीं चाहते कि उनके साथ रहे। उनका हमेशा से वो ईरान का एक पार्ट रहे हैं। इसको तो सोवियत रशिया ने कार्व आउट कर लिया था एक पार्ट अजरबैजान का। तो इस तरीके के बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वहां के लिए। फिर उसके बाद अगर कुर्दिस्तान बनता है तो क्या वो अमेरिका की बातें सुनेगा हमेशा? वो एक नया बेस बन जाएगा एंटी अमेरिकन का। और बलूचिस्तान अगर इनके साथ जुड़ता है तो पाकिस्तान से बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो एक अलग देश बना लेंगे अपना। और फिर उसके बाद उनकी डिमांड भी है, डिजायर भी है, और वो हो सकता है कि ईरान के साथ उनके अच्छे संबंध हो जाए आने वाले समय में, क्योंकि हमेशा से जुड़े रहे हैं। तो बहुत इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस है। हाँ, इजराइल चाहेगा ये जरूर कि तोड़ दो फोड़ दो, देखा जाएगा अमेरिका का लॉस हो, यूरोप का लॉस हो, या लोगों का वहां पे लोग मरेंगे, और बहुत लोग मरेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल विल डाई इन दिस वार। और ये इतना आसान नहीं होगा तोड़ना। हाँ, ये है कि अगर न्यूक्लियर ऑप्शन इन्हीं ने इस्तेमाल किया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिसका मुझे डर लग रहा है, जिससे कि ईरान ने इजराइल को बहुत क्षति पहुंचाई है। हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत क्षति पहुंचाई है। और इसीलिए डर लगता है कि उन्हीं ने एक रेड लाइन बनाई होगी कि उससे ज्यादा अगर क्षति होगी तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। इसलिए पहले भी इस तरह की बातें हुई। वहां पे जो फार राइट ग्रुप्स के जो थिंक टैंक हैं, वो शुरू से कह रहे हैं कि आप लड़ाई में मत जाओ, लंबी फौरन न्यूक्लियर का इस्तेमाल करो ऑप्शन का। क्या होगा ये तो खैर कहना जल्दी देर है, लेकिन ईरान को लगता है ये बेस्ट समय है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है टोटल उनके कंट्रोल में है। अमेरिकन कांग्रेस तो बहुत ही करप्ट इंस्टीट्यूशन है दुनिया की। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अमेरिकन अब बातें कर रहे हैं। किसी को 10 मिलियन, किसी को 50 मिलियन, किसी को कितने मिलियन ऑफिशियली उन्हीं ने ले रखा है इजराइल से। हर कांग्रेसमैन हो या सेनेटर हो, वो इजराइल की बात करता है अमेरिका से ज्यादा। सेनेट में आप सोच लीजिए, नेतन्याहू की ज्यादा बड़ी पकड़ है बनिस्बत वहां का जो प्रेसिडेंट होता है। ओबामा नहीं चाहते थे कि नेतन्याहू आए और एड्रेस करें कांग्रेस को, उसके बावजूद भी वो गए और वहां की कांग्रेस को उन्हीं ने दोनों सेशन जो होते हैं उनके, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एड्रेस किया था। उन्हीं ने दिखा दिया था कि हमारी कितनी जूइश लॉबी इज अ वेरी पावरफुल लॉबी इन अमेरिका। आम जनता कह रही है भाई हम तो होस्टेज बन गए हैं जूइश लॉबी के। बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं पूरे। ईरान ने सबको एक्सपोज कर दिया है। ईरान और गाजा वार ने इजराइल को भी एक्सपोज कर दिया, अमेरिकन को भी एक्सपोज कर दिया। अब आप हालत ये है कि जहां पे जब ईरान अटैक करता है किसी अरब फैसिलिटी पे, वो चाहे वो अमेरिकन बेस हो या कुछ हो, तो वहां की जनता सेलिब्रेट करती है, आम जनता।
की जनता और रिजीम के बीच में बहुत ज्यादा वहां पे फैसले दूरी बढ़ती चली जा रही है। पब्लिक जो है वो बहुत एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हो गए। तो और फिर ये है कि रिजीम्स जो है वहां पे वो प्रो अमेरिकन है, उनको भी मुश्किल आ रही है अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करने में। तो ये इसके नतीजे बहुत फार रीचिंग होंगे। क्या होंगे मैं नहीं बता सकता, लेकिन पूरा क्षेत्र इनस्टेबिलिटी की तरफ मुझे लगता है बढ़ता हुआ नजर आता है। अमेरिका को इस बात की फिक्र नहीं, वो उनका मानना ये है कि तेल है, खाली वो जो है रैंड कारपोरेशन बहुत समय से कह रहा है पूरे तेल पे कब्जा कर लो, अरबों के फौजें उनकी वहां पे हैं, वो कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब आप पेपर पे तो बना सकते हैं, कंप्यूटर पे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट। क्या अरब तेल को फिर जाने देंगे वहां पे अमेरिका, या कब्जा कर लेंगे? अरे ऐसी इंसर्जेंसी होगी कि भूल जाएंगे, ये रिजीम्स भी चली जाएंगी जो तेल पे निर्भर है। नहीं, एक बात, दो बातें आप में कमर आगा साहब जो निकल के आई है। पहली बात तो परमाणु युद्ध। अब भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने हिरोशिमा और नागासाकी को देखा था, अब तो उससे कई लाख गुना ज्यादा पावरफुल परमाणु हथियार है, तो पूरी दुनिया को ही खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपने पाकिस्तान के साथ ईरान के संबंधों का जिक्र किया। पाकिस्तान एक जमाना था जब भारत धुरी हुआ करता था, गुटनिरपेक्ष देश होने के साथ ही अमेरिका भी हमें अपने साथ लेना चाहता था, यूएसएसआर भी हमें अपने साथ लेना चाहता था, और गुटनिरपेक्ष देशों के नेता तो भारत था ही। अब पाकिस्तान वो उस सिचुएशन में आ गया है कि अमेरिका के भी करीब है, ईरान के भी करीब है, चाइना के भी करीब है। तो आपने कहा कि ईरान ने सबको एक्सपोज कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्सपोज कर दिया क्या ईरान ने? देखिए, भारत ने ये समझा कि अरब देश हमारे लिए, जो कैलकुलेशन मुझे नजर आती, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमारे 1 करोड़ लोग काम करते हैं। फिर उसके अलावा ये भी है कि लगभग 40-45 बिलियन डॉलर साल में आता है इन वर्कर से। दूसरी तरफ ये भी है कि इन्वेस्टमेंट भी आता है वहाँ से। 150-200 के बीच में हमारा उनके साथ दो पक्षीय ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, जो बढ़ने की संभावना 500 बिलियन की है। फिर उसके अलावा ये है कि सऊदी अरेबिया, कतर ने प्रॉमिस किया है 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने को अगले कुछ सालों में, और प्लान भी बनाया था। तो वो तेल के सप्लायर भी यही लोग हैं हमारे मेजर। हमारी ऊर्जा भी लगभग 50% के करीब, कभी उससे ज्यादा भी, क्योंकि रशिया की वजह से कम हो गया, वरना तो बहुत ज्यादातर इधर ही से आती थी। तो ये है, इन्हीं ने, हम लोगों ने ये सोच के अपने को अलाइन किया। वैसे दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी हमेशा से बात करती थी हिंदू महासभा के समय से कि हम लोग को अमेरिका से जुड़ना चाहिए, हम लोगों को इजराइल से अच्छे संबंध। तो आइडियोलॉजिकली भी इनका कमिटमेंट है इन देशों, इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, मगर उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स भी हैं। इसी के हम तो जुड़ना चाहते हैं, क्या अमेरिका हमसे जुड़ना चाहता है? क्या इजराइल हमारे साथ टोटली जुड़ेगा? इजराइल एक तरफ तो हमको पूरी तरह से पाकिस्तान के विरुद्ध सपोर्ट करता है, तो दूसरी तरफ जूइश लॉबी हमारे पीछे पड़ी हुई है अमेरिका में। उसको लगता है कि ये एक, उसके भारतीय मूल के लोग जो हैं वो एक थ्रेट बनते चले जा रहे हैं। ये H1B वीजा और दुनिया भर के जो चक्कर हैं उसके पीछे आप जाएं। पता चला, बहुत मैंने बात की लोगों से वहां अमेरिका में, तो पता चला कि वो जूइश लॉबी भी चाहती है कि ये इंडियंस जो हैं वो एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज हो रहे हैं, बिजनेसेस में भी आ रहे हैं बहुत तेजी से। टॉप जितने इनके बड़ी बड़ी पोजीशंस में इनके अपॉइंटमेंट्स भी होने लगे, जहाँ पे पहले ज्यूस के ही होते थे। तो उनको लगता है, वो वेट तो करते नहीं, उनको ये लगता है कि आने वाले समय में ये आ जाएंगे, तो इससे पहले ही वो भारत को पत्ता काटने में वहां पे लग गए हैं। फिर दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका में इस समय जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसमें एक सेक्शन बहुत वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। वो भारत की तरफ देखता तो जरूर है, लेकिन भारत को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता। वो भारत के चाहता है कि भारत उसके इंटरेस्ट को सर्व करे। ये लोग जो है वेस्ट ही की तरफ देखते हैं, और हम भले चाहें कि अमेरिका से दोस्ती कर लें, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी इंगेज करने की होती है। अभी उसको जरूरत है, भारत को वो इंगेज करना चाहता है इंडो पैसिफिक में, ताकि भारत चाइना के साथ, भारत की एक
बड़ा मार्केट के साथ साथ ये भारत की सेना पे नजर है। इन लोगों की सेना बहुत शक्तिशाली है, मॉडर्न वेपन से लैस है और फाइटिंग स्पिरिट है उसके अंदर। फिर उसके अलावा कोई युद्ध नहीं हारा। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार पाकिस्तान के साथ कई बार जिसने लड़ी हैं, जीती हैं। तो उनको लगता है कि चाइना के विरुद्ध अगर कोई खड़ी हो सकती है सेना बड़ी, तो वो भारत ही की है। तो वो यूज करना चाहेंगे, कर पाएंगे या नहीं भारत में? यहाँ एक आखिरी सवाल तक जाएगा, यहाँ एक, तो हम आगे भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे इस युद्ध के हालात को लेकर कई तरह की जानकारियां लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे और कमर आगा साहब, हम दोनों को दीजिए इजाजत। फिर से एक शो करेंगे जिसमें विस्तार से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आगा सर। थैंक यू सर, धन्यवाद।